जय हिंद। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और विद्युत अपघटन के उपयोग। तो आज हम इन कुछ टॉपिक्स को देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा? विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं विद्युत धारा से संबंधित। कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत को बढ़ते क्रम में, निम्न में से कौन विद्युत खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है? एक क्रम देंगे हम, उस क्रम में आपको बताएंगे उत्तर कि जो है विद्युत खपत का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा। जो सही ऑप्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। पंखा, टेलीविजन, ठीक है। उसके बाद विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। अब ये ऑप्शन जो आपके पास रहेगा तो इन्हीं को आगे पीछे घुमा के दिया रहेगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? बढ़ते क्रम में ये होगा कि पंखा सबसे पहले, फिर टेलीविजन, फिर जो है विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केतली। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी ऊर्जा जो है, कितनी विद्युत ऊर्जा कौन सा यंत्र खींचता है। ठीक है। चलिए, ये हमारा उत्तर भी हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान, क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान, ठीक है, काले रंग का आवरण युक्त तार है। काले रंग का आवरण युक्त तार है। ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। जब घर पे विद्युत सप्लाई होती है, वायरिंग होती है, तो उस समय जो तार ब्लैक कलर का कोट होता है, मतलब जिसके ऊपर काले रंग की प्लास्टिक चढ़ी होती है, वो तार क्या होता है? वो तार कौन सा होता है? यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे। ठीक है। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या होगा। काले रंग का पूछ रहा है तो काले रंग का तार क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है। 3 तरह के तार होते हैं। ठीक है। एक लाल रंग का तार क्या होता है? सजीव या फेज होता है।
लाल रंग वाला क्या होता है, सजीव होता है या फेज होता है, ठीक है, लाइव और फेज। हरे रंग का क्या होता है, अर्थ होता है, और काले रंग का उदासीन होता है। ये जो है अलग अलग 3 किस्म के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अर्थ के लिए प्रयोग होता है, ये फेज या सजीव के लिए प्रयोग होता है, और काले रंग का जो प्रश्न में पूछा है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वो दोस्तों प्रयोग होता है किसके लिए, उदासीन तार के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा में दोस्तों कुछ प्रश्न एब्रिविएशंस के भी आते हैं, जैसे CFL है, CFL है, LED है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। CFL का पूरा नाम पूछा जाएगा, मान लीजिए CFL का पूरा नाम, आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, CFL, ठीक है। CFL जो यूज होती है उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए LED का भी पूछेगा तो आप क्या देंगे, LED का अगर पूछेगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, LED, ये CFL है। LED का पूछेगा लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ध्यान दीजिएगा, इससे भी संबंधित सवाल पूछ सकता है कि CFL और LED में कौन जो है अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा दक्ष कौन होता है, तो आपको पता है कि CFL के बाद की टेक्नोलॉजी LED है। फुल फॉर्म दोनों का देख लीजिए, LED क्या होता है, अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। LED जो है CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रश्नोत्तरी। अब आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। अब हम शुरू करेंगे दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कई प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ लिया है। अब हम एक एक करके जो है इनको देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में चीजों को लेके चलेंगे। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक से, जब किसी भी कंडक्टर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर जो है उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चालक के चारों ओर, चालक के चारों
चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। मान लीजिए तार है, ठीक है, या कोई चालक है, ये क्या है, चालक है। अब इसमें से होके विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो चालक है दोस्तों, ठीक है, इसके आसपास ये जो एरिया है, ठीक है, या ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसके आसपास, इस चालक के आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब कोई भी चालक है, कंडक्टर है, उससे जब विद्युत धारा होकर बहती है तो क्या होता है दोस्तों, एक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, मतलब चुंबक को एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्रिएट कर देती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण क्या है, डायनामो है, उदाहरण डायनामो, डायनामो है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, ठीक है, तार संचार है, तार संचार है, टेलीफोन है, टेलीफोन है, ठीक है, और अस्पताल में जो यंत्र है वो सारे हैं। तो जब ये हो गया आपका चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फील्ड जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, ये होता है टेस्ला। टेस्ला नाम से आप अच्छे से परिचित होंगे। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को एक और इकाई है गॉस में भी व्यक्त किया जाता है। एक इकाई है गॉस, ठीक है, गॉस, एक तो टेस्ला है, एक गॉस है, इसमें भी व्यक्त किया जाता है। तो इसको देख लीजिए, इनका जो है आपस में क्या संबंध है, एक गॉस जो होता है, एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला और गॉस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों धारा मापी क्या है, ये सब वन लाइनर सवाल पूछे जाएंगे आपसे। धारा मापी या गैल्वानोमीटर। ठीक है, धारा मापी या गैल्वानोमीटर।
तो ये जो भी विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक जो है सर्किट होती है, उसमें क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र। ठीक है, विद्युत परिपथ में क्या है, विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धारा मापी या गैल्वानोमीटर। ठीक है, अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, धारा मापी का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। इससे धारा मापी का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए इसके बारे में, बहुत है। अब देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव में इतना पर्याप्त है। अब हम देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अब हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक, अब देखिए जो दोस्तों, जल से उदाहरण लेते हैं। जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जिसको हम आसुत जल भी कह सकते हैं, आसुत जल। तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है जिसमें लवण नहीं होते, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर जो है इसी जल में धातु के लवण, अम्ल या क्षार अगर घुले रहें तो क्या होगा, तो जल क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगर उसमें अम्ल, क्षार या लवण घुले हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सामान्य जो पानी होता है वो लवण युक्त होता है, तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। चलिए, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस इतना आपको समझना है कि शुद्ध जल क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। अशुद्ध जल या सामान्य जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए, ऐसे घोल, अब देखिए विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, एक एक टर्म है, इसको समझिएगा। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, ऐसे घोल जिसमें विद्युत धारा गुजर सकती है। अब ये घोल उसी प्रकार का है, लवण या अम्ल या क्षारयुक्त जल, तो ऐसे घोल इस घोल से नहीं गुजर सकती, इस घोल से गुजर सकती है। ऐसे घोल जिनसे होकर विद्युत धारा गुजर सकती है, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जिनसे होकर विद्युत धारा गुजर सकती है। क्लियर हुआ।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य जल है या शुद्ध जल है जिसमें लवण क्षार अम्ल घुले होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब किसी लवण अम्ल या क्षार घुले जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। जब किसी अम्ल क्षार या लवण घुले युक्त जल में जो है विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, जब किसी लवण अम्ल अथवा अम्ल अथवा क्षार घुले जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? उसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। किसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है? यही अम्ल या क्षार या लवण घुले जल का, जो जलीय घोल होता है उसका क्या हो जाता है? विद्युत अपघटन हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अर्थात उस विलयन का धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में क्या हो जाता है? विघटन, अर्थात डीकंपोजिशन हो जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, डीकंपोजिशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी घटना को दोस्तों क्या हम पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह है कि मतलब अगर ऐसे जलीय घोल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विद्युत अपघट्य हैं, मतलब इसका यह हुआ कि जो अशुद्ध जल है या सामान्य जल है जिसमें लवण अम्ल और क्षार घुले होते हैं, सामान्य जल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर उसमें से जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या हो जाएगा? उसका विद्युत अपघटन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। अब यह विलयन क्या होगा दोस्तों? दो आयनों में टूट जाएगा, दो आयनों में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक। और ये जो घटना घटित होती है इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हो गया? रासायनिक प्रभाव हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, जिस उपकरण में, अब देखिए इसमें दो तीन टर्म और है, समझ लीजिए।
जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन होता है, घोल का विद्युत अपघटन होता है, ठीक है। जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन होता है वो क्या कहलाता है? वोल्टामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे वोल्टामीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोल्टामीटर, ठीक है। वोल्टामीटर की परिभाषा क्या है? जिस उपकरण में ये आपका होता है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, वो जो है उपकरण क्या कहलाता है? वो उपकरण क्या कहलाता है? वोल्टामीटर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जो वोल्टामीटर होता है, धातु के दो चालक लगे होते हैं इसमें। वोल्टामीटर में, वोल्टामीटर है, ठीक है, ये वोल्टामीटर है। इसमें धातु के दो चालक लगे होंगे, धातु के दो चालक लगे होंगे। वोल्टामीटर में धारा, विद्युत धारा के प्रवेश के लिए और निर्गमन के लिए, विद्युत धारा के प्रवेश या एंट्रेंस और निर्गमन के लिए, ठीक है, और निर्गमन या एग्जिस्ट, ठीक है, या एग्जिस्ट के लिए, ठीक है, या एग्जिस्ट के लिए। तो मतलब एक ऐसा जो है चालक होगा जिससे विद्युत धारा प्रवेश करेगी उस यंत्र में, और दूसरा ऐसा चालक होगा जिससे विद्युत धारा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जो पहला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? धन इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होता है? ऋण इलेक्ट्रोड। धन इलेक्ट्रोड से क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा प्रवेश करती है, और ऋण इलेक्ट्रोड से क्या होता है? विद्युत धारा बाहर निकलती है, विद्युत धारा बाहर निकलती है। मतलब ये इंट्रेंस है, ये एग्जिस्ट है। वोल्टामीटर में दो चालक होते हैं धातु के। समझिए, वोल्टामीटर एक यंत्र है, ये ऐसा यंत्र है, इसी यंत्र में, इसी उपकरण में जो घोल है, जो घोल हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट जो घोल होता है, जिसमें अम्ल या क्षार या फिर लवण जो है घुले होते हैं ऐसे जल में, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है उसमें। तो ये जिस यंत्र में, जिस उपकरण में होता है, वोल्टामीटर कहलाता है। वोल्टामीटर में धातु के दो चालक होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड लगा होता है। धन इलेक्ट्रोड विद्युत धारा के प्रवेश के लिए होता है, और ऋण इलेक्ट्रोड क्या होता है? इससे विद्युत धारा बाहर निकलती है। इतना समझ में आ गया? ये क्या है? एनोड है, और ये क्या है? कैथोड है। ये एनोड है, और वो क्या है? ऋण वाला कैथोड है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जब वोल्टामीटर में मान लीजिए धन इलेक्ट्रोड से धारा प्रवेश करती है और इससे क्या होती है? निकलती है, ठीक है। तो देखिए, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है? आइए देखते हैं। वोल्टामीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? वोल्टामीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी? तो ध्यान से देखिएगा। जो दोस्तों धनायन होता है, मतलब
जो पॉजिटिव आयन होता है, धनायन होता है, ये क्या हो जाता है, कैथोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है जो है विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनायन कैथोड की तरफ तथा ऋण आयन एनोड की ओर जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मतलब धनायन कैथोड की तरफ जमा हो जाते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो एनोड की तरफ जमा हो जाते हैं। बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम विद्युत अपघटन के उपयोग देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम देखेंगे विद्युत अपघटन के उपयोग। अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के उपयोग। तो देखिए, सबसे पहला उपयोग जो है दोस्तों क्या है, धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं को निष्कर्षित करने का काम किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। कैसे किया जाता है देखते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आदि धातु विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। जो ये धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये धातुएं किससे प्राप्त होती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। इन्हीं धातुओं का इलेक्ट्रोड बना रहता है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों एक चीज ये हो गई। दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। विद्युत अपघटन के सिद्धांत से, अपघटन के सिद्धांत से कुछ जो है यौगिकों को विश्लेषित किया जाता है। कुछ यौगिकों मतलब कंपाउंड्स को विश्लेषित किया जाता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है। अब इस विधि से क्या होता है, इस विधि से HCl है, HCl, HCN आदि की बनावट का पता लगाया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, तो विद्युत अपघटन के सिद्धांत के द्वारा ही इस यौगिक के बनावट का पता लगाया जाता है। ये दूसरा इसका उपयोग है। चलिए, अब देखते हैं इसके अलावा क्या उपयोग है। दो उपयोग हो गए। जो तीसरा उपयोग है, तीसरा उपयोग है इसका, तीसरा उपयोग विद्युत लेपन, विद्युत लेपन या कलई जिसको बोलते हैं, ठीक है, कलई करना, इलेक्ट्रोप्लाटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। चलिए क्या है इसको देखते हैं। इस विद्युत अपघटन के सिद्धांत से क्या होता है, किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ाई जाती, पतली परत चढ़ाई जाती है। विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है, ठीक है। किसी धातु की जो पतली परत होती है वो दूसरी धातु पे चढ़ाई जाती है, ठीक है। और किस सिद्धांत के अनुसार, विद्युत अपघटन के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। क्लियर हुआ। अब दोस्तों देखिए, जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है, जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसको कैथोड, जैसे इस पे जो है परत चढ़ाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका कैथोड बना लेंगे और मान लीजिए इस पतली धातु को इस पे चढ़ाना है तो इसको क्या बना लेंगे, एनोड बना लेंगे, ठीक है। इसका एनोड बना लेंगे। अब इनको क्या किया जाएगा, विद्युत अपघटन के द्रव में रख के जो है विद्युतीय सेल तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। और आपने इसके पहले विद्युत अपघटन में पढ़ा है कि क्या हो जाएगा, एनोड जो है धातु कहां जमा हो जाएगी, कैथोड वाले धातु में जमा हो जाएगी। एनोड कैथोड में जमा हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि कुछ देर के बाद क्या होता है, इस पे एक पतली परत एनोड की जम जाती है। एनोड की पतली परत इस पे जम जाती है, ठीक है। प्रायः इसके लिए कौन धातु का लिया जाता है, सोना चांदी, सोना है, चांदी है, क्रोमियम है, ठीक है। सोना है, चांदी है, क्रोमियम है, इसी धातु को लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो विद्युत लेपन का मतलब एनोड और कैथोड आप देख रहे हैं, आप सरल भाषा में समझिए कि इसके पहले जब हमने विद्युत अपघटन देखा है तो उसमें देखा है कि कैथोड एनोड को और एनोड कैथोड को अट्रैक्ट करता है। तो अब दोस्तों उसमें है क्या, ये जो मेन धातु रहेगी इसको कैथोड बना दिया जाएगा, पतली परत एनोड रहेगी, दोनों को एक विद्युत अपघट्य द्रव में रखा जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। तो जो एनोड है कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगी, कुछ देर बाद एक परत बन जाएगी। तो इस तरह से जो है क्या होता है, एक धातु पे दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, विद्युत लेपन या कलई, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। बस इसके अंदर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा जो इसका उपयोग है वो देख लेते हैं, विद्युतीय मुद्रण। विद्युतीय मुद्रण मतलब इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग। अब इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो प्रेस है उसमें इसी विधि का इस्तेमाल करके जो है इलेक्ट्रोटाइपिंग की जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, तांबे के वोल्ट मीटर में कैथोड जो है रख दिया जाता है और तांबे की एक परत जम जाती है, उसके बाद छपाई होती है। बस इतना समझ लीजिए कि विद्युतीय जो है मुद्रण में या इलेक्ट्रोटाइपिंग में विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एक उपयोग और हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। पांचवा, धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। धातुओं का शुद्धिकरण। आइए इसको देखते हैं, ये क्या है। अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है,
अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, कैथोड किसका बनाया जाएगा? शुद्ध धातु का। एनोड किसका बनाया जाएगा? अशुद्ध धातु का। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है? अशुद्ध धातु का घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका घोल के रूप में इलेक्ट्रोलिसिस बनाया जाता है, विद्युत अपघट्य बनाया जाएगा, मतलब इसको लिक्विड बनाया जाएगा। अशुद्ध धातु का जो एनोड है इसको घोल के रूप में विद्युत अपघट्य बनाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? इससे अशुद्ध धातु के घोल में, ठीक है, अब देखिए इसका जो है घोल बनाया जाएगा। क्लियर? तो अब दोस्तों क्या होता है? इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इसमें से क्या होगा? कैथोड वाले शुद्ध, ये शुद्ध धातु है ना, इस पे इसमें जो शुद्ध धातु होगी वो जमा हो जाएगी, शुद्ध धातु जमा हो जाएगी। क्लियर? अब इसको अगर इलेक्ट्रोलिसिस का द्रव का घोल बनाते हैं तो इसमें से धातु निकल के कहां जमा हो जाएगी? शुद्ध धातु इसमें से निकलेगी। अशुद्ध धातु में शुद्ध धातु भी विद्यमान है, तो इस घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी अशुद्ध धातु में, जिसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस बनाया है, इसमें से जो शुद्ध धातु है निकल के किस पे जमा हो जाएगी? शुद्ध धातु के कैथोड पे जमा हो जाएगी। इस तरह क्या होता है? तांबा का शुद्धिकरण 99.99% किया जा सकता है। कितना? इस विधि से तांबा का 99.99% शुद्धिकरण किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो धातुओं के शुद्धिकरण में भी विद्युत अपघटन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज हमने विद्युत अपघटन भी पढ़ लिया दोस्तों। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देखा, रासायनिक प्रभाव देखा, चुंबकीय प्रभाव देखा, विद्युत अपघटन के सिद्धांत को देखा और किस तरह इसका उपयोग होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।